सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। कुकी समुदाय के सदस्यों ने कल राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर की बर्बरता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर में जातीय हिंसा के लिए कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब उनके अपने विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार इसमें शामिल है। मणिपुर में जारी हिंसा और आदिवासी महिलाओं से बर्बर सलूक वाले वीडियो पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जनजातीय भाई बहनों के साथ घिनौनी बर्बरता और क्रूरता पर चुप्पी साधे रखना भयानक अपराध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में जीवाश्म से इतर स्रोतों वाली बिजली की स्थापित क्षमता निर्धारित लक्ष्य से 9 वर्ष पूर्व ही हासिल कर ली गई है। पीएम मोदी कल गोवा में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। 70,000 से अधिक नवनियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ये दिखाने के लिए किस्तों में ऐसा कर रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का अपना वायदा पूरा कर दिया है। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। इसी के साथ राजस्थान इस विधेयक को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में अब सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को 1 वर्ष में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। न्यायमूर्ति आशीष जे देसाई ने कल केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर वाहनों का आवागमन कल दोपहर में फिर शुरू हो गया है। परसों देर रात से लगातार हो रही बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कल एक बार फिर कहा कि अगला लोकसभा चुनाव हाजीपुर से ही लड़ेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोई भी ताकत उनको हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरसालवाड़ी गांव में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने कल सुबह तलाश और बचाव कार्य शुरू किया। कल शाम खराब मौसम के कारण बचाव कार्य रोकना पड़ गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसावा कोरोसी ने मानवाधिकारों के विषय में वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। यूएन महासभा द्वारा वर्ष 1966 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और विजेताओं को पहली बार 1968 में 10 दिसंबर को पुरस्कृत किया गया, जो कि मानवाधिकार दिवस है। संयुक्त राष्ट्र में शांति निर्माण व राजनीतिक मामलों की प्रमुख ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि काला सागर में स्थित यूक्रेनी बंदरगाहों पर रूस द्वारा बमबारी किए जाने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। सबसे बड़ी खबर की मणिपुर से अब जो खबरें आ रही हैं वो पूरे देश को परेशान कर रही हैं। दुनिया भर से भी अब इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। भारत के बाद ब्रिटेन की संसद में भी ये मुद्दा उठ गया है। दूसरी ओर मणिपुर से आज के दिन भी चिंता बढ़ाने वाली खबरें आती रही। तो क्यों मणिपुर पर फेल साबित हो रही है मोदी सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में जातीय विवाद के दौरान 2 महिलाओं के दुर्व्यवहार की घटना का मुकदमा पुलिस ने 34 दिनों तक दर्ज ही नहीं किया। बाद में मुकदमा तो लिखा गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मई में घटी इस घटना का वीडियो अभी संसद सत्र से पहले वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। संसद ठप हो गई। इस बीच ये मुद्दा ब्रिटेन की संसद तक पहुंच गया। ब्रिटेन में धार्मिक आजादी से जुड़े मामलों की स्पेशल राजदूत और सांसद फियोना ब्रूस ने ब्रिटेन के निचले सदन में सवाल किया कि मणिपुर में मई से कई 100 चर्च फूंक दिए गए, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 50,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। साफ है सब प्लानिंग से हो रहा है। धर्म इसमें बड़ा फैक्टर है। मणिपुर में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ब्रूस ने ये बातें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर बनाई गई एक रिपोर्ट के आधार पर कही है। इससे पहले 6 मई को भी अमेरिका ने मणिपुर मामले में चिंता जाहिर की थी। इस बीच आज दिन भर भी मणिपुर से चिंता बढ़ाने वाली खबरें आती रही। इम्फाल में महिला प्रदर्शनकारियों ने घारी इलाके में मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिस
पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लेकिन तमाम सुरक्षा उपयोगों के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगातार टकराव की खबरें आ रही है। 4 मई की घटना ने जब तूल पकड़ा तो अब कार्रवाई हो रही है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस ने मांग की है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। केंद्र और मणिपुर की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने मणिपुर के ऐसे हालात बना दिए हैं। शिवसेना यूबीटी ने सामना में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, क्या अब मणिपुर फाइल्स भी बनेगी? इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग भी सवालों की घेरे में है। आदिवासी संगठन नाम के नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल्स एसोसिएशन नामचा में, जिसमें भारत और अमेरिका की कुकी एकेडमिक्स शामिल है, उसमें दावा किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग को इस घटना के बारे में 37 दिन पहले ही ईमेल के जरिए लिखा गया था, लेकिन आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस पर महिला आयोग ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें शिकायत मिली थी और इसे मणिपुर के कैबिनेट सेक्रेटरी और डीजीपी को इसे फॉरवर्ड कर दिया गया था, यानी उसकी कोई जिम्मेदारी इस मामले में नहीं थी। मणिपुर मामले में मोदी सरकार के साथ ही बीजेपी भी बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही है, तो बीजेपी की चुनावी में मुश्किलों बढ़ाने का प्लान भी विपक्ष ने तैयार कर लिया है। इसके लिए विपक्षी दल मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी यूपीए 1 की सरकार की रणनीति पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या है विपक्षी दलों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। 2004 में केंद्र में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 2005 में मनरेगा स्कीम लाई गई, जिससे लोगों को घर के पास ही काम मिले। इसके बाद गरीबों के लिए दूसरी योजनाओं पर फोकस किया गया। अब मोदी सरकार के खिलाफ भी कांग्रेस इसी रणनीति पर चलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में पहले ही गरीबों के लिए एक के बाद एक कई स्कीम लॉन्च की जा रही है, तो पुरानी पेंशन जैसी योजनाओं से सरकार कर्मचारियों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी कांग्रेस ने कोशिश तेज कर दी है। इसमें बंगाल की ममता सरकार भी पीछे नहीं है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मनरेगा की तर्ज पर बंगाल में खेला होबे योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें 100 दिन की जॉब की गारंटी होगी। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने खेला होबे का नारा दिया था और अब इस नारे पर ही वो योजना लेकर आने वाली है। ममता का दावा है कि मनरेगा में बंगाल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाला पैसा रोक लिया है। दूसरी ओर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 3 महीने में ही अपनी गारंटियों को शुरू कर जनता के लिए नई योजनाएं बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जबकि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कानून राइट टू हेल्थ लाने के लिए अब राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून भी ले आई है। इसे गहलोत के सामाजिक सुरक्षा के मॉडल में मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। इससे राज्य के सभी परिवारों को हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। बुजुर्गों, विकलांगों, विधवाओं और सिंगल महिलाओं को न्यूनतम 1000 रुपए हर महीने पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। पेंशन की राशि को हर साल 15% की दर से बढ़ाया भी जाएगा। यानी सामाजिक सुरक्षा स्कीम के सहारे अब केंद्र की मोदी सरकार से सत्ता छीनने की कोशिश तेज हो गई है। दूसरी ओर मोदी सरकार इन्हें फ्री की रेवड़ियां बता रही है। डबल इंजन फेल हो गया है, जबकि सिंगल इंजन तेजी से भाग रहा है। कांग्रेस और टीएमसी सरकार की योजनाएं मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रही हैं, तो परेशानी सोनिया गांधी ने भी बढ़ा दी है, क्योंकि सोनिया गांधी की राजनीति में सक्रियता विपक्षी गठबंधन के लिए कवच का काम कर रही है। दरअसल जो भी मतभेद होंगे उन्हें सोनिया गांधी आसानी से हल करा सकती है। इसके लिए उन्हें इंडिया गठबंधन की कमान भी सौंपने की चर्चा चल रही है। 20 साल पहले केंद्र की वाजपेयी सरकार को हराने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने यूपीए को तैयार किया था और उसके बाद इस गठबंधन ने 2004 में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया और फिर 2009 में उससे भी बड़े बहुमत के साथ वापसी की। सोनिया गांधी का करिश्मा ही कहा जाएगा, जो शरद पवार सोनिया गांधी के विरोध में कांग्रेस छोड़ते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, लेकिन 3 महीने बाद ही कांग्रेस के साथ गठबंधन को मजबूर हो जाते हैं। सोनिया गांधी के सामने देश की राजनीति के बड़े से बड़े नेताओं के सुर भी मंद पड़ जाते हैं। पटना की बैठक में राहुल गांधी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे, तो बेंगलुरु में सोनिया गांधी छाई रही। पार्टी के अंदर आज राहुल की पूछ सबसे ज्यादा है, लेकिन बात विपक्षी खेमे की हो तो वहां सोनिया गांधी की ही स्वीकार्यता है और सोनिया गांधी की सक्रियता से ये साफ हो गया है कि विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। बेंगलुरु में जमा हुए 26 राजनीतिक दलों को सोनिया ने ही लीड किया। शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की चमक भी सोनिया के सामने बेंगलुरु में फीकी ही दिखाई दी। अगर बैठक में क्षेत्रीय दलों ने अपनी ओर से किसी का नाम गठबंधन की अध्यक्षता के लिए नहीं दिया तो उसकी वजह सोनिया गांधी को ही माना गया,
क्योंकि अब चर्चा चल रही है कि यूपीए की तरह इंडिया का चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बनाया जा सकता है। मुंबई में होने वाली बैठक में सोनिया गांधी के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। उसकी मदद के लिए गठबंधन संयोजक का भी नाम तय कर दिया जाएगा। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि पीएम पद के लिए वो दावेदार नहीं है। ये तय माना जा रहा है कि सोनिया गांधी चुनाव प्रचार नहीं करेंगी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के बीच गठबंधन में अगर कोई मतभेद होता है तो उसे सोनिया गांधी आसानी से सुलझा सकती हैं। यूपीए के बाद सोनिया गांधी को इंडिया गठबंधन का भी चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन जहां मजबूत हो रहा है, वहीं एनडीए गठबंधन के दावे की पोल खुलती दिखाई दे रही है। इस गठबंधन में 38 पार्टियों के शामिल होने का दावा किया गया था, लेकिन अब एनडीए में शामिल अधिकांश पार्टियों की हकीकत भी सामने आ चुकी है, जिससे बीजेपी में परेशानी दिखाई दे रही है। यूपीए का कारवा बढ़ता जा रहा है। पटना में 16 पार्टियां थी तो बेंगलुरु में 26 हो गई। यूपीए की बढ़ती ताकत को देखते हुए बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुला ली और यूपीए की 26 पार्टियों के गठबंधन से आगे खुद को दिखाने के लिए दावा कर दिया कि एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हुए। बीजेपी के दावे पर तो सवाल पहले दिन से ही उठ रहे थे। विपक्षी गठबंधन के नेता सवाल कर रहे थे कि जिन पार्टियों को गिनाया जा रहा है उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिली भी है या सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए नाम गिनाए जा रहे हैं। और विपक्ष के दावे के बाद जो हकीकत सामने आई है उसने बीजेपी की पोल खोल दी है। दरअसल जो 38 दल एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे उनमें से 9 दलों ने तो 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। यानी जो दल चुनाव ही नहीं लड़े, एनडीए उनकी गिनती कर खुद को विपक्षी एकता से आगे दिखा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जो पार्टियां चुनाव ही नहीं लड़ती उनसे बीजेपी या फिर एनडीए को कितना फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा 16 पार्टियां ऐसी है जिनका लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। इसके अलावा 7 पार्टियां ऐसी है जिनके पास सिर्फ एक ही सीट है। यानी 38 में से 32 पार्टियों की ताकत 7 सीटों की है। एनडीए के कुल 38 दलों को मिलाकर अभी लोकसभा में कुल 332 सांसद हैं। इसमें अजीत पवार वाले एनसीपी की भी अभी अभी एंट्री हुई है। इसके साथ ही पार्टी कुछ और दलों को जोड़ने की भी कोशिश कर रही है, जिसमें यूपी से महान दल और बिहार से वीआईपी का नाम शामिल है। दावे किए जा रहे हैं कि इससे एनडीए की संख्या 40 हो जाएगी। लेकिन यहाँ बता दें कि इन दोनों ही दलों के पास इस समय ना तो एक भी सांसद है और ना ही कोई विधायक। यानी एनडीए में जो पार्टियां आ रही है उनका कोई भी मजबूत आधार नहीं दिखाई दे रहा है। जिन दलों ने चुनाव ही नहीं लड़ा उनको जोड़ा जा रहा है। मकसद संख्या बढ़ाना है और काम निकालने के बाद भूल जाना है, जैसा बीजेपी अपने पुराने अधिकांश सहयोगियों के साथ कर चुकी है। और अब यह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ होता दिखाई दे रहा है। शिंदे के सहारे बीजेपी ने महाराष्ट्र की सत्ता में हिस्सेदारी हासिल कर ली, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी शिंदे की सत्ता पलटने की तैयारी कर रही है। चर्चा है कि शिंदे को बड़ा धोखा मिलने वाला है। क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सरकार पलटने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार एकनाथ शिंदे के हाथ से कुर्सी जाती दिखाई दे रही है और इसके दावे एनडीए के अंदर से ही हो रहे हैं। अजित पवार गुट की ओर से शिंदे को लेकर जो संकेत मिले हैं उससे शिवसेना के विधायक परेशान दिख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत तो पहले से ही ऐलान कर रहे थे कि अजित पवार जल्दी ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। और अब अजित पवार गुट के एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी के एक ट्वीट ने सब कुछ साफ कर दिया है। ट्वीट के कैप्शन में एनसीपी विधायक ने मराठी में लिखा है, मैं अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, जल्द ही अजित पर्व। इस ट्वीट के साथ मिटकरी ने अजित पवार के शपथ ग्रहण का वीडियो भी ट्वीट किया है। दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान ने अचानक एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुला लिया है। शिंदे देर रात को दिल्ली पहुंचे और सुबह उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई। शिंदे की गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के साथ भी बैठक की चर्चाएं हैं और जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। और इसके बड़े संकेत 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की हुई बैठक में भी मिले हैं। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच आधे घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में कुछ देर के लिए पीएम मोदी के भी शामिल होने की चर्चाएं थी, लेकिन एकनाथ शिंदे बैठक में नहीं थे। ऐसे में साफ संकेत है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। एकनाथ शिंदे मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। वैसे मुश्किल में तो मोदी सरकार की मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी दिखाई दे रही हैं। उनके लिए अमेठी की राह पहले से ही मुश्किल दिख रही थी और अब कांग्रेस ने उनकी कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। तो क्या है ईरानी के रिपोर्ट कार्ड में, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच जातीय झड़प ने तनाव का माहौल बना दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होने पर पूरे देश को हिला दिया।
इस वीडियो के बाद पूरे देश से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई और सभी ने इस पर अपना गुस्सा भी जताया। वहीं इस घटना ने राजनीति रंग भी ले लिया। मणिपुर विवाद पर कांग्रेस ने ट्वीट कर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें लिखा है ये स्मृति ईरानी का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें कि वो फेल साबित हुई। इस कार्ड में आगे लिखा गया है, मणिपुर हिंसा पर ईरानी चुप रही, महिलाओं से हुए दुर्व्यवहार, महिलाओं की दुर्दशा के बारे में अनभिज्ञ। 2 महीने बाद उन्हें होश आया। जिसके बाद बीजेपी मंत्री स्मृति ईरानी के रिप्लाई पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि माफ करना ये नीचता नहीं है, नीचता तो वो है जो बीजेपी मणिपुर मामले में दूसरे राज्यों के फर्जी हमले की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हमारी बहनों की जान जाने पर चुप्पी साध लेते हैं। नीचता तो वो है जब आप हमारे पहलवानों की रक्षा नहीं कर पाते। आप डिक्शनरी खरीदें अगर मौन गुरु अनुमति दें। और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे के नए नियम की। रेलवे में अगर आपका कंफर्म टिकट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और आपको आपकी सीट भी मिल जाएगी। अब तक ऐसा होता रहा है, लेकिन अब अगर गाड़ी छूटी और आप सीट पर नहीं पहुंचे तो वो किसी और की हो जाएगी। तो क्या हुआ है बदलाव, देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय रेल में लंबी दूरी का सफर करने के लिए आपको रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है और ये रिजर्वेशन बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अब सीट कंफर्म होने के बाद भी आपको छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप ट्रेन चलने से 10 से 20 मिनट में अपनी सीट पर नहीं पहुंचते हैं तो टीटी आपकी सीट किसी दूसरे यात्री को अलॉट कर सकता है और आपकी गैर हाजिरी लगा दी जाएगी। ये फरमान रेलवे बोर्ड का है। उत्तर पश्चिम रेलवे की सीआरपीओ कैप्टन शशि किरण के अनुसार इसके पीछे सबसे बड़ा कारण टीटी के पास हैंड टर्मिनल मशीन का होना है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें यात्री की उपस्थिति लगानी होती है। ये हाजिरी ऑनलाइन लगती है और इसकी समय सीमा 10 मिनट है। 10 मिनट के अंदर टीटी को बताना होता है कि रिजर्व सीट पर यात्री पहुंचा है या नहीं। अगर वो 10 मिनट तक किसी दूसरे बोगी में सवार है या फिर किसी दूसरे स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ रहा है तो उसका सफर बेहद ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर उसे सीट नहीं मिल